नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 90 हल्के 90 खबर के साथ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सिरसा पहुंचे। यहां उन्होंने डबवाली रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं के लिए 75% आरक्षण लागू होने को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि इसी के साथ हम लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। नूंह की पटेल वाटिका में पहुंचे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 31 मार्च तक प्रदेश को 809 नई सौगात मिलेगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि जिले के लोग अब वॉल्वो बसों में भी चंडीगढ़ तक का सफर करेंगे। जिले की जनता अब वॉल्वो बसों में बैठने के लिए तैयार रहे। पलवल के होटल में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को लेकर ग्राम प्रमुख और बूथ प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ रहे। जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, हथीन के विधायक प्रवीण डागर के साथ पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। नूंह की पटेल वाटिका में बीजेपी की वार्ड प्रमुखों की बैठक हुई। बैठक में यहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को देखा गया। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर में कई सारे कार्य किए जाएंगे, कई सारे आयोजन होंगे। स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की और लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री कमल गुप्ता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिसार और हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है उसको वो बड़ी ही निष्ठा से निभाएंगे। गांव के गांव तिलपत में निःशुल्क रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक राजेश नागर ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। नागर ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी लगातार फैल रही है और इसको रोकने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। नागल चौधरी विधानसभा के गांव थानवास में नागल चौधरी के स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने खेल ग्राउंड का शिलान्यास किया और गांव को 3 बड़ी सौगात दी। विधायक ने गांव के खेल स्टेडियम के लिए 14 लाख की ग्रांट देकर युवा को हौसला बढ़ाया। वहीं विधायक ने कहा कि इस गांव के लिए 2 ऐसे कठिन कार्य थे जो नहीं होने वाले थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वो दोनों ही संपन्न हुए। पानीपत शहर में यहां पर क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। ठगों ने बैंक कर्मी बनकर डॉक्टर को अपनी बातों के जाल में फंसाकर ठगी की। ठगियों ने डॉक्टर से बैंक में गड़बड़ी बताकर दस्तावेज आदि की व्हाट्सएप पर मांग की। उसके बाद मोबाइल पर ओटीपी भेजकर ट्रांजैक्शन कर लाखों रुपए निकाल लिए। हरियाणा का लंदन कहा जाने वाला ऐतिहासिक पीतल नगरी रेवाड़ी की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। तालाब रेवाड़ी के शासक राव राम सिंह ने पानी की भारी कमी को देखते हुए बनवाना शुरू किया था, लेकिन युद्ध में लड़ते हुए शहीद होने से ये कार्य रुक गए और उसके बाद अब इस तालाब की सूरत बदलेगी।
गुरुग्राम में भूमाफियाओं ने डीटीपीआई और एस बाट और उनकी टीम पर जानलेवा हमला किया। दरअसल डीटीपीआई की टीम अवैध निर्माण पर लगातार पीला पंजा चलाने की कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान रिठौज रोड पर रास्ता रोककर भूमाफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने अवैध कंस्ट्रक्शन के अंदर ही इन्वर्टर में आग भी लगा दी। दतिया में यूरिया को लेकर मारामारी, किसानों ने किया हल्ला तो मौके पर पहुंची कृषि विभाग की टीम। यूरिया को लेकर कृषि विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी की और अपनी निगरानी में किसानों को यूरिया का वितरण करवाया। उक्त दुकान में यूरिया वितरण को लेकर अनियमितता पाए जाने पर कृषि विभाग की टीम ने दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई जारी की। महेंद्रगढ़ के गांव सेहलंग के बस स्टैंड पर एक अध्यापक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राकेश ने बताया कि मृतक की पहचान जसवंत सिंह के रूप में हुई है। मृतक के पिताजी रामनिवास की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चीफ मेडिकल अधिकारी का बयान सामने आया है। कहा कि कोरोना संक्रमण को सर्दी, खांसी और फीवर समझने की भूल न करें। तेजी से फैल रहे संक्रमण से मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही कहा कि किसी भी शख्स को संक्रमण के लक्षण दिखाई दे तो जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए नंबरों पर जानकारी दें। गुरुग्राम में सरकारी डीएसडी कॉलेज की तस्वीर बदलने लगी है। दरअसल पिछले काफी समय से सबसे पुराने इस सरकारी कॉलेज के अंदर सुरक्षा के भी कई बड़े सवाल उठते थे, लेकिन अब कॉलेज के अंदर पुलिस बूथ बनाया गया है। फरीदाबाद के सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जूता फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर रात से में ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कंपनी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि 70 से 80 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हादसे में 10 से काफी नुकसान इस हादसे में हुआ है। यमुनानगर में स्नैचिंग के मामलों पर रोक लगाने के लिए एक CIA-2 की टीम लगातार आरोपियों को धरपकड़ कर रही है। इसी कड़ी में अब CIA ने स्नैचिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अब तक कुल 7 वारदातों का खुलासा किया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विक्रम की मौत के मामले में परिवार अपने बेटे के शव को ग्रीस से मंगवाने के लिए अब धरने पर बैठ गया है। पहले हरियाणा के गृह मंत्री से मुलाकात की और उसके बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। मृतक की मां का कहना है अगर उसके बेटे का शव नहीं आया तो फिर वो अपने भी यहां पर लगातार मांग कर रही है अपने बेटे के शव को लेकर। सोनीपत के सेक्टर 4 में बने ग्राउंड में देश का नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इस ग्राउंड के ये हालत है कि यहां पर ना तो पीने का पानी है और ना ही कोई व्यवस्था। अगर महिला खिलाड़ियों को वॉशरूम जाना हो तो करीब 2 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करके वॉशरूम जाया जाता है। अवैध जमीन पर कब्जे रोकने के लिए यमुनानगर के नगर निगम के सराहनीय कदम यहां पर देखने को मिला। अपनी खाली पड़ी जमीन पर पॉपुलर के पौधे लगाएंगे, इससे नगर निगम की आय में भी तेजी आएगी। पर्यावरण संरक्षण के साथ अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। इसको लेकर निगम आयुक्त और उप निगम आयुक्त ने करीब 35 एकड़ जमीन में पॉपुलर के पौधारोपण की शुरुआत की।
सिरसा जिले में पिछले कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को कंट्रोल करने के लिए ई रिक्शा संचालकों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से ई रिक्शा संचालकों को निर्देश दिए गए हैं। बिना नंबर प्लेट के अगर कोई ई रिक्शा पाया गया तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से यहां पर रोषित ई रिक्शा चालकों ने एक मीटिंग का भी आयोजन किया। भिवानी में ओमिक्रॉन वायरस की एंट्री हो चुकी है। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहा गया है कि मास्क अवश्य लगाएं और भिवानी में एक व्यक्ति के ओमिक्रॉन होने की पुष्टि भी है। भिवानी में अब सर्दी को देखते हुए जानवरों के लिए भी चिड़ियाघर में इंतजाम कर दिए गए हैं। पक्षियों के लिए पर्दे लगाए गए तो साथ ही जानवरों के लिए हीटर का प्रबंध कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए एक साथ केवल 20 लोगों को ही चिड़ियाघर में आने की अनुमति दी जा रही है। जो लोग अंदर आते हैं उनका सभी का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिया जाता है। पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले वर्ष कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए बस को फिर से शुरू कर दिया है। इस रूट पर सोमवार से रोडवेज विभाग की बस एक बार फिर दौड़ने लगेगी। विभाग की तरफ से मिली जानकारी से पता चला कि जब से पलवल से जयपुर बस सेवा बंद हुई है उसी दिन से अब तक विभाग को करीब 1 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। सर्व कर्मचारी संघ और सभी कर्मचारी यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर पूरे देश में 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसको लेकर चरखी दादरी में सर्व कर्मचारी यूनियन ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर जिला प्रधान रामकुमार गिकाडा ने बताया कि सभी पदाधिकारियों ने 23 और 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सुझाव दिए हैं। जींद में बदमाशों ने 2 दुकानों में चोरी की। पुलिस की नाक के नीचे दोनों दुकानों में चोरी की गई और वहां से फरार हो गए। एक दुकान से 25,000 का सामान चोरी किया और वहीं दूसरी दुकान से 50 रुपए का सामान चोरी किया। चरखी दादरी के स्वामी दयाल धाम पर सर्वजातीय फोगाट खाप 19 की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत फोगाट ने बताया कि बैठक का उद्देश्य किसान आंदोलन के दौरान खाप के सभी लोगों के आर्थिक सहयोग का मुद्दा है। बलवंत फोगाट ने बताया कि किसान आंदोलन 1 वर्ष से ज्यादा समय तक चला था, जिसके दौरान फोगाट खाप की तरफ से टिकरी बॉर्डर पर आर्थिक सहयोग किया गया। अंबाला में कैंट रेलवे स्टेशन पर एक महिला कूली ने अपने परिवार को पालने की जिम्मेदारी उठाई। अंबाला रेलवे स्टेशन पर कूली के काम में जुटी शशि बाला ने बताया कि उन्हें काम करने के लिए घर से 30 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। शशि बाला अपने घर से सुबह 7 बजे निकलती है। 5 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर या फिर किसी से लिफ्ट लेकर बस स्टैंड तक पहुंचती है। शशि बाला कहती हैं कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन